ये है आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मनुष्य को ऐसा सिखाना है कि वह स्वतंत्र रहकर अपना विकास कर सके। कदाचित यह सबसे बड़ी सेवा है जो एक मनुष्य दूसरे के प्रति कर सकता है। बेंजामिन जॉबिट ने यह बात कही है। सूरज का सेहत से टूटता रिश्ता। तो आप देखेंगे कि विटामिन डी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और सुना होगा कि सूर्य भगवान से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में यह विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने, कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में विटामिन डी की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण, प्रदूषण और दफ्तर तथा घर के भीतर लगातार रहने के कारण बहुत से लोगों में इस विटामिन की कमी हो रही है और यह कमी न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलते हैं। सूर्य की किरणें हमारे जीवन का एक अनमोल उपहार हैं, लेकिन आज के समय में लोग कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे बाहरी वातावरण में निकलने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें सूर्य की किरणों का लाभ नहीं मिल पाता है। बड़े शहरों में जहां वातावरण में प्रदूषक कण अधिक मात्रा में होते हैं, वहां सूर्य की किरणें धरती पर कम पहुंच पाती हैं और इसके अलावा कुछ लोग विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों को समझने और अपनाने में असमर्थ रहते हैं और जिसके कारण उन्हें इस पोषक तत्व की कमी होती है। दरअसल हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में यह विटामिन प्राप्त करने के लिए सूर्य की रोशनी के साथ साथ संतुलित आहार भी उतना ही अहम है। कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर पूरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसकी सही खुराक और सही तरीके से उपयोग ही लाभकारी होता है। आजकल के खान पान में पौष्टिकता की कमी हो गई है और जहां पहले लोग ताजे फल, सब्जियां और प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, खाते थे, वहीं अब आप देखते हैं कि फास्ट फूड ने जगह ले ली। फास्ट फूड और प्रसंस्कृत खाद्य का चलन ज्यादा ही बढ़ गया है और इन खाद्य पदार्थों में विटामिन डी की प्राकृतिक मात्रा नहीं होती है, जिससे शरीर को इस विटामिन की कमी का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ लोग आहार में विविधता न होने के कारण आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित रूप में नहीं ले पाते हैं और जिसके चलते उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस समय समाज में विटामिन डी की कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और जब लोगों को इस विटामिन की महत्ता का पता चलता है तो वे अपनी जीवन शैली में आवश्यक बदलाव लाते हैं। यह आवश्यक भी है और मसलन नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना, प्राकृतिक धूप का लाभ उठाना, संतुलित आहार लेना और आवश्यकता अनुसार पूरक का सेवन करना इसी कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है। जब हम इस कमी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जब बड़ी संख्या में लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं तो यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर परिवर्तित बोझ डालता है। अस्पतालों में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के इलाज में अधिक खर्च आता है और साथ ही लोगों की कार्य क्षमता में कमी आती है और जिससे समाज के आर्थिक ढांचे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप देखते हैं कि इस प्रकार विटामिन डी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है और जिससे कि प्रतिकूल प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ सरकारी नीतियों और सामुदायिक प्रयासों का होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभागों और सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच, विटामिन डी परीक्षण और पोषक तत्व मिलाए गए खाद्य पदार्थों के प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कई देशों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को विटामिन डी की महत्ता और इसके स्रोतों के बारे में बताया जा रहा है और स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में भी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा की जा रही है और ताकि युवा पीढ़ी इस कमी के प्रति सजग रहे। और इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस दिशा में निरंतर जारी है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि इस विटामिन की कमी केवल हड्डियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर की क्रियाओं पर पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद कई लोग अभी विटामिन डी की महत्ता को समझ नहीं पाए हैं। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विटामिन डी की कमी के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी को इस कमी का सामना करना पड़ता है।
पर बुजुर्गों में यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मोटापे वाले लोगों में यह विटामिन शरीर के वसा ऊतकों में जमा हो जाता है और जिससे इसकी उपलब्धता और भी कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी के समाधान के लिए हमें कई स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाने होंगे। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कई पहल की जा रही हैं, जैसे विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के कार्यक्रम। इसके अलावा तकनीकी नवाचार भी इस कमी को दूर करने में भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल हेल्थ ऐप्स के माध्यम से लोगों को उनके विटामिन डी की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है और जिससे उन्हें समय रहते पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। विटामिन डी की कमी की समस्या केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम इस कमी को समय रहते पहचान कर उचित कदम नहीं उठाते तो भविष्य में और अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज जब हम कई बीमारियों और संक्रमणों से लड़ रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि अपने शरीर के मूल पोषक तत्वों को नजरअंदाज न करें। विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए हमें न केवल अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता फैलानी होगी। यह जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आप देखते हैं प्राथमिकताओं को ऊपर रखें और विटामिन डी के स्रोत का पूरा लाभ उठाएं। और आप देखते हैं कि अगर हम समय रहते आवश्यक कदम उठाएंगे तो निश्चित ही हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। ये आप लोग अगर किसी इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब आप लोग बता सकते हैं। संपूर्णता की तस्वीर, ये आप देखिए, हम सभी के मन में एक आदर्श तस्वीर हमेशा बनी रहती है। जो भी उसके पैमाने पर खरा उतरता वही हमारे लिए परिपूर्ण बन जाता है और हम उसके प्रशंसक हैं। हम उस व्यक्ति की तरह ही खुश, समृद्ध और संतुष्ट होने की अभिलाषा रखने लगते हैं। बहुत कम लोगों में यह धैर्य रह पाता है कि यह समझने का कि किस तरह की लंबी यात्रा तय करके यह सुखद छवि उभर कर आई होगी। खिलखिलाते मुस्कुराते व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कितना साहस दिखाना होता है, कभी कितनी मेहनत और समर्पण लगा होगा इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। परिपक्वता के कितने आयाम तय किए होंगे। यह भी विचार करने की बात है कि समृद्ध नजर आते चेहरों ने कितने लोगों का जीवन वास्तव में रोशन करके आप देखते हैं कि जीवन भर के लिए संतुष्ट पाली होगी। फिर अपनी नींव दूसरों को कि दुख सुख पर स्थापित कर अच्छाई का मुखौटा पहन लिया होगा। यह भी समझना चाहिए कि उजले चेहरे कहीं सिर्फ बनावटी तो नहीं है, कुछ रहस्य तो नहीं छिपा रखा अपने भीतर। और यूं जिन चेहरों के भीतर रहस्य नहीं छिपा होता है, कोई छल नहीं होता है, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर सिर्फ इतना किया जाए कि अपनी दृष्टि को किसी आग्रह से संचालित ना होने दिया जाए। चकाचौंध लोकप्रियता की अपनी कीमत होती है। सुंदरता, पूर्णता, सफलता तो तभी कही जा सकती है जब हमारा अस्तित्व खुद के ही नहीं, कई लोगों के जीवन में भी उजाला भरने में समर्थ हो। किसी भी तरह की तस्वीर या छवि को देखकर तुरंत उसे अपना आदर्श मान लेना भी उचित नहीं है। वहाँ हमारे आदर्श किसी के अच्छे विचार, अच्छे कर्म हो सकते हैं, पर किसी की निजी उपलब्धि हमारे लिए तब तक आदर्श नहीं हो सकती है जब तक कि हम खुद में सामने वाले के जीवन की यात्रा को समझने का धैर्य ना जुटा सकें। ऐसा तो अक्सर होता है जब हम किसी उद्देश्य की खोज में होते हैं, किन्हीं कारणों से हमारी यात्रा की दिशा में स्पष्टता नहीं बन पाई होती है। तब कोई व्यक्ति अगर अचानक ही आकर अपनी दिशा ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने लगता है, तब अनायास ही हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। जबकि इसी बात की स्वीकारता हमारे विवेक और आकलन के आकार पर होना चाहिए। और आंखों को दिखती संपूर्णता की तस्वीर असल में सफल असफल प्रयासों, कमियों, अभाव, निराशा, उत्साह, अपमान, आलोचना, प्रशंसा की छोटी छोटी कहानियों को आपस में जोड़कर बनी हुई होती हैं। इसलिए किसी सफल आदर्श आप देखेंगे व्यक्तित्व को जानना बहुत सुंदर और रोमांचक अनुभव बन जाता है। जब हम वास्तविक जीवन की कहानियों को सुनते हैं तब जान पड़ता है कि असल में सफलता किसी मुकाम को पा लेने से परिभाषित नहीं हो पाती है। यह तो हर दिन हर पल घटित होने वाली चीज है। यही कारण है कि एक आम व्यक्ति भी अपने रोजमर्रा के जीवन में आती चुनौतियों में साहस, ईमानदारी और संतुष्टि के साथ जीवन निर्वाह कर रहा है और तकलीफों के बावजूद अपनों के साथ खुशी के पल बिताया पाने का साहस जुटा पाता है। उसका जीवन भी संपूर्ण और सुंदर है। संपूर्ण बनने की अभिलाषा के लिए हम प्रयास करते हैं, तब यह समझ में आने लगता है कि इसका संबंध हमारे हौसले से अधिक है। हम कितनी बार साहस जुटा पाते हैं, पूरी तरह टूट बिखर कर खुद को वापस जोड़ लेते हैं।
और जब भी हम निराशा की जगह हिम्मत को चुनते हैं और हम और निखर जाते हैं, हमारी कुशलता, हमारी ताकत पहले से और अधिक बढ़ जाती है। जापान में जब पुराना मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तब उसकी मरम्मत में सोने, चांदी, प्लेटिनियम जैसी धातुओं में उसे जोड़ दिया जाता है। इस कला को किंत्सुंगी कहा जाता है। यह माना जाता है कि टूटने से उसकी सुंदरता कम नहीं होती और बढ़ जाती। इसी सिद्धांत की तरह जीवन में भी हर अभाव असफलता हमें पहले से और अधिक अनुभवी बनाती है, हमारे भीतर धैर्य विकसित करती है, जो हमें श्रेष्ठता की राह पर अग्रसर कर देता है। जीवन में आए अभाव, उतार चढ़ाव, चुनौतियां कित्सुंगी में उपयोग में ली गई सोने, चांदी जैसी कीमतें धातुओं की तरह ही होती हैं, जिनके होने से जीवन परिष्कृत बनता चला जाता है, व्यक्तित्व निखर जाता है और जितने संघर्ष जीवन में उतने ही हम समृद्ध भी होते चले जाते हैं। और उस समय आई विषमताओं से जरूर हम निराश हो सकते हैं, हमारा मनोबल कमजोर हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हम जीवन का बस एक छोटा सा दृश्य देख रहे होते हैं और इससे जूझ रहे होते हैं। अपने आप को अपने दुखों को भी पीछे रखकर थोड़ी सी मरम्मत दिखाने से हमारे पास निश्चित ही नया आसमान होता है। किसी की देखा देखी केवल उनके जैसा बन जाना कभी भी हमें संतुष्टि के भाव नहीं दे सकता है। संपूर्णता हमें हमारे जीवन की विशिष्ट यात्रा बनाती है। हम उसे किस तरह से जीते हैं, कितने समर्पित हैं और किन मूल्यों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई मापदंड नहीं है और जिस पर आंका जा सके। पूर्णता को और पैसा, शोहरत, परिवार, बुद्धिमत्ता, इन सब से परे अगर अपने संघर्षों में भी मुस्कुराना, आत्मीयता और मनुष्यता बनाए रखने का साहस हम अपने भीतर महसूस कर पाते हैं, तो यही हमारी संपूर्ण सुंदर तस्वीर है। बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? यार आप लोग अपनी राय बताया करिएगा, आपकी राय मायने भी रखती है। प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको देना है, समझ रहे? अपनी आग में तो पाकिस्तान इन दिनों अपनी ही आग में झुलस रहा है। उधर बलूचिस्तान प्रांत में उसे बलूच विद्रोहियों से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो इधर पाक सेना के तैयार किए आतंकवादियों को निशाना बनाया जाने लगा है। लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर जिर उर रहमान की पाकिस्तान में हत्या इस बात का संकेत है कि आतंकवाद खुद पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। छिपी बात नहीं है, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठनों को किस इरादे से संरक्षण देते रहे, उनके जरिए भारत में अशांति फैलाई जा सके, मगर वही आतंकी अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे हैं। तमाम सबूतों से जाहिर है कि लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के नेताओं को वहां की सरकार कड़े पहरे और सुरक्षा घेरे में रखती है। जिन संगठनों आतंकियों को विश्व भर में प्रतिबंधित किया जा चुका है, उन्हें भी वह पोसती है। छिपी बात नहीं कि हाफिज सईद ने भारत में अनेक आतंकी हमलों की साजिश रची, पर पाकिस्तानी हुकूमत इसे मानने को तैयार नहीं है। उसने हाफिज को कड़ा सुरक्षा घेरा मुहैया करा रखा है। ताजा घटना में मारा गया जिया उर रहमान हाफिज का खास कमांडर था, उसे भी पाकिस्तानी सेना ने कड़ी सुरक्षा दे रखी थी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। खबर है कि जिया उर रहमान के मारे जाने के बाद पाकिस्तान सरकार के माथे पर बल फड़ गए और वहां की सेना ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। रहमान जम्मू कश्मीर में अनेक आतंकी गतिविधियों का साजिश करता था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने उसे वांछितों की सूची में डाल रखा था, मगर पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा में सैन्य लगाकर अगर रहमान को मार डाला गया तो जाहिर है कि वहां ऐसे संगठन तैयार हो चुके हैं जो सरकारी सुरक्षा वाले आतंकी संगठनों को चुनौती देने लगे। भारत लगातार कहता है और सबूत पेश करता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का कारखाना बन चुका है, मगर उस पर कभी गंभीरता से अंकुश लगाने में की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नहीं हुई। पहले अमेरिका उसके दहशतगर्दों का बचाव करता था, अब चीन करने लगा है। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात उठती है तो चीन अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर उसे बचा लेता है। देखिए, अगर हम लोग यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर हैं इसमें, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। स्थायी में चाइना, फ्रांस, रसिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट हैं। इंडिया को शामिल करने की मांग उठती रहती है ना, तो इंडिया आ गया बीच में। ये आप देखिए, पड़ोसी चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है और इसलिए पाकिस्तान से उसके स्वाद जुड़े हैं। मगर पाकिस्तान खुद यह समझता नहीं चाहता है कि आतंकवाद को पोषने का खामियाजा सबसे अधिक उसे ही उठाना पड़ रहा है। और इसी महीने आई विश्व आतंकवाद से संबंधित रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुनिया भर में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान इन दिनों सबसे खराब माली हालत से गुजर रहा है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाएं बुरी तरह चरमरा चुकी हैं। वहाँ की आम आवाम आटे दाल के लिए संघर्ष कर रही है।
मगर पाकिस्तानी हुकूमत का ध्यान मुल्क की माली हालत बेहतर करने के बजाय चीन की इमदाद पर अधिक है। इसके तीखा विरोध उसे बलूचिस्तान प्रांत में झेलना पड़ा। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी गहरा असंतोष है। ऐसे में आतंकवादियों को पोसने पर पाकिस्तानी सेना का खर्च लोगों की आंखों में चुभ रहा है। इस कयास से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे ही किसी विद्रोही गुट ने वहां पल रहे आतंकी संगठनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान इस तरह आग से खेलता रहा तो वह और झुलसेगा। अभी PLA ने, ये जो आप देखिए BLA ने, बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन आर्मी ने, आप देखिए ट्रेन हाईजैक कर ली थी यहाँ की। सहयोग का मोर्चा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के दौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग की जो नई संभावनाएं बनी है वे कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सोमवार को दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वनिकी के क्षेत्र में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि आपसी व्यापार निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने के फैसले के तहत संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण के साथ साथ रक्षा उद्योग में सहयोग की संभावनाएं बनाई जाएंगी। कूटनीति के समानांतर सौहार्द के मोर्चे पर भी मजबूत करने के लिए अगले वर्ष दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरा होने के उत्सव मनाने का भी निर्णय लिया गया। और आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ वैश्विक स्तर पर आज जटिल समस्या बन चुके हैं। ऐसे में सीमित स्तर पर ही सही न्यूजीलैंड में कुछ अवांछित तत्व जिस तरह भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते रहे वह एक बड़ी चिंता का कारण रहा है। हालांकि ऐसे अवैध तत्वों के खिलाफ न्यूजीलैंड सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन अब इस मसले पर सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश होगी। और ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की एक अहम कड़ी है। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और इसके विकास में सहयोग के मुद्दे सहित रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजे परिणाम के मसले पर पहले से संभावना की तलाश जारी है। लेकिन दोनों देशों के बीच हुई ताजा वार्ता के बाद सहयोग के मोर्चे पर तस्वीर ज्यादा साफ हुई है। भारत के लिहाज से यह समझौता इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि फिलहाल वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच जिस स्तर पर कूटनीतिक खींचतान चल रही है उसमें भारत के लिए अपनी स्थिति को अलग अलग स्तर पर मजबूत करना वक्त का तगाजा है। और देखिए एक और बात बताऊं, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप लोग भारत और इसके बीच आप लोग लिख रहे हैं न्यूजीलैंड के बीच, तो ये सब पॉइंट आप लोग वहां भी उल्लेख कर सकते हैं इनका। ओजोन के बढ़ते स्तर से दिल के दौरे का खतरा, ये भी देख लीजिए। तो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन के बढ़ते स्तर से युवाओं में दिल के दौरे के खतरा बढ़ रहा है। जियो हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित शोध में पाया गया कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सांख्यिकी की वायु प्रदूषण के प्रकार और दिल के दौरे के प्रकार के आधार पर एक खतरे किस तरह अलग होते हैं यह स्पष्ट नहीं है। शोध में कहा गया कि शोधकर्ताओं ने अमेरिका में 18 से 55 वर्ष की आयु के 2322 रोगियों से दिल के दौरे के आंकड़े लिए हैं और इनमें से लगभग 70% रोगी महिलाएं हैं थी। शोधकर्ताओं ने रोगियों के घरों के पास ओजोन और सूक्ष्म कण PM 2.5 के समवर्ती स्तरों के साथ साथ दिल के दौरे की घटना का अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं ने अलग अलग प्रकार के दिल के दौरे का अलग अलग विश्लेषण किया है। टाइप 1 दिल के दौरे और रक्त के धक्के बनने के कारण होते हैं, जबकि टाइप 2 दिल के दौरे निम्न रक्तचाप जैसी स्थितियों के कारण होते हैं, जो आप देखिए थक्का बनने के बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है। एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन तब होता है जब आप देखिए पूरी तरह से अवरुद्ध धमनी खून के प्रवाह को रोक देती है और एक विशिष्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का कारण बनती है। इसके अलावा जब एक धमनी आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है तो जिसे STEMI में देखे गए समान स्पष्ट ECG में बदलाव को उत्पन्न किए बिना खून का प्रवाह कम हो जाता है। और आप देखते हैं कि जियो हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित शोध में पाया गया कि भारी ओजोन स्तर 4 से 5 दिनों के बाद दिल के दौरे में वृद्धि से जुड़ा हुआ था। हालांकि उन्हें सूक्ष्म कण के स्तर के साथ कोई संबंध नहीं मिला। शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि ओजोन का स्तर टाइप 2 दिल के दौरे और बिना STEMI दिल के दौरे के साथ अधिक मजबूती से जुड़ा था। उन्हें ओजोन के स्तर और STEMI दिल के दौरे के बीच कोई संबंध नहीं मिला। इसके अलावा जो भी हेस्पेनिक नहीं थे और आश्वेत रोगियों में बिना हेस्पेनिक स्रोतों की तुलना में ओजोन के अधिक स्तर और दिल के दौरे के बीच अधिक मजबूत संबंध देखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय दिशा निर्देश से नीचे के स्तर पर ओजोन और दिल के दौरे के बीच बड़ा संबंध पाया गया। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि शोध के निष्कर्ष कुछ पिछले शोधों के विपरीत उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए शोध के परिणाम वायु प्रदूषण और बिना STEMI दिल के दौरे के बीच संबंध की ओर इशारा करते हैं। उन्हें सूक्ष्म कण और दिल के दौरे के बीच कोई संबंध नहीं मिला। शोध में कहा गया है कि विश्लेषण से यह भी पता चला कि गर्म महीनों बनाम ठंडे महीनों में ओजोन के स्तर और दिल के दौरे के बीच सहसंबंध में थोड़ी है, और हालांकि सांख्यिकीय रूप से कम मजबूती देखी गई, और जिसके बारे में उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के तहत दिल के दौरे में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।